हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोहर एटॉमिक मॉडल। और उसमें हमने डिस्कस किया था क्या क्या इसके पोस्टुलेट हैं। और हमें पता है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल आया था ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा, है ना, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो कुछ उसकी लिमिटेशन भी थी, उस हमने जो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ एटम, कि एटम की रेडियस को मेजर कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, और उसकी एनर्जी, जो किसी एटम में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसको मेजर कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आज रेडियस की, जो हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। फर्स्ट हम पे है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या जिसको कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, ये परमाणु त्रिज्या, इसको हम इससे पहले डिस्कस करने वाले हैं परमाणु त्रिज्या को। तो इसके थ्रू हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी एटम की रेडियस को। तो जब हम अभी बात कर रहे थे तो इससे पहले हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग उन्हीं सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग MVR की वैल्यू NH/2π के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? NH/2π के बराबर होती है। उसके पूर्णांक गुणा जो होगा उसी में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसकी वेलोसिटी v निकाले, पहले न्यू इज इक्वल टू NH/2π mr, है ना, NH/2π mr। और इससे पहले हमने क्या कहा था, एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं इसमें कि mv² इज इक्वल टू ZE²/r। mv² इज इक्वल टू ZE²/r क्या है? हमने कहा था, जो बोहर का एक पोस्टुलेट था, एक पॉइंट था उनका, कि किसी एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में दो फोर्स वर्क करते हैं। एक को हमने कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा था सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, दोनों बल एक दूसरे के बराबर लेकिन अपोजिट होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रोटेट करता है। तो ये वही फोर्स है mv इज इक्वल टू ZE²/r। अब इसके अकॉर्डिंग हम v² की जो वैल्यू है इसको इसमें पुट कर सकते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चाहे हम उसी इक्वेशन मान लें। तो m इज इक्वल टू n²h², अभी 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 4π² m क्या हो जाएगा, mv² में आ जाएगा, m²r², m²r² हो जाएगा, होगा किसके इक्वल है, ZE²/r के इक्वल है। तो असली जो कटेगा उसको हम बैलेंस कर देंगे, m से एक m कैंसिल, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा r², सॉरी तो r² है ना, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा हमें लिखना है ना। तो हम पे क्या बचा इसमें, n²h²/4π² mr, है ना, ये बच गया। और इधर क्या बच गया हमारा z। तो यदि हम सीधे सीधे इस इक्वेशन को कंबाइन फॉर्म में लिखे, r मतलब रेडियस निकालनी है हमें इसके लिए, तो जो रेडियस निकालेंगे तो किस फॉर्म में आएगी है, r इज इक्वल टू n, r को यदि रहने देंगे हम, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, n² h²/4π² mZE² हो जाएगा। ये रेडियस के लिए निकल गया, n² h²/4π² mZE², जो हमें यहां से वैल्यू मिल गई। इसके थ्रू हम किसी भी एटम की रेडियस को मेजर कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, परमाणु की त्रिज्या को निकालने का सूत्र है। परमाणु त्रिज्या को हम, जो रेडियस होगी, इस फॉर्मूले से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है। दूसरा हमने क्या कहा, अब जो ये r है, अब हम करेंगे क्या इसको, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू इनको बाहर लिख सकते टाइम के लिए, क्या होगा, r इज इक्वल टू h क्या प्लैंक कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट। m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखते हैं h² 4π²
लिख सकते हैं इसको, है ना, 4π² m e स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचेगा हमारा, इंटू n² z, ये बच जाएगा। तो अब जो ये वैल्यू, ये जो है h² प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती कितनी प्लांक कांस्टेंट की, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इतनी इसकी वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आर जो निकलता है 0.529 इंटू कितना, इसके सॉरी इसका वैल्यू निकल जाता 0.529 में इंटू n² h कैसे हम z इन 21 में दे रखा, ये पिकोमीटर में, यदि पिकोमीटर में होगा तो 0.529 इंटू n²/z pm पिकोमीटर में। और यदि यही वैल्यू हमें मिल रखी है किसमें, 0.0529 इंटू n²/z, दिस वैल्यू इन नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में होगा, ठीक है ना। अब जो ये निकाल रखा 52, तो ये जो होता है रेडियस ऑफ, यह है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जिसके लिए z = 1 होगा, उसके लिए वैल्यू आती कितनी, 52.9 पिकोमीटर, इतना होता है, ठीक है ना। वहीं से हमने इसको ले रखा पिकोमीटर नैनोमीटर में। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्बिट में इसको लिखेंगे। जो अलग अलग ऑर्बिट में लिखेंगे तो नंबर ऑफ सेल, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, z क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका अलग अलग कोषों में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे उस एटम के लिए उसकी रेडियस को मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलर इस टाइप के फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए एक सही सूत्र है, कौन सा, r 0.529 इन पिकोमीटर। हमें सिर्फ देना क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हमें बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज बताना उसका, ये जो उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। तो ये तो था इसका एनर्जी। अब इसमें एक चीज कौन ध्यान समझने वाली चीजें हैं, R is directly proportional to n, R is directly proportional to n। जैसे जैसे नंबर की सेल इंक्रीज हो, कोषों की संख्या बढ़ेगी, उसकी रेडियस बढ़ेगी। मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज यदि होगा, नंबर ऑफ सेल यदि इंक्रीज होता है, ये कोषों की संख्या बढ़ रही है तो उसका साइज भी इंक्रीज होगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा, सीधे सीधे मतलब हो। और दूसरा क्या बोल रहा, R is inversely proportional to Z। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम होगा, मतलब रेडियस डिक्रीज होगी, सीधे सीधे मतलब यही है। तो ये दो रिलेशन भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें R is directly proportional to n, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं R1/R2 = N1/N2। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, इसमें रेडियस से हमें ये रिलेशन मिलता है। तो ये तो था बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हम पता कर सकते हैं किसी भी एटम की रेडियस को। तो इसके बाद इसमें है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग, जो इलेक्ट्रॉन वेग की बात करते हैं तो जिसे डिनोट करते हैं v से। तो इसमें हमें एक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई थी, इसमें mvr = nh/2π। हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं सर्कुलर पाथ में घूमता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उसके कोणीय संवेग का मान nh/2π का एक पूर्णांक गुणज होता है, इसके इक्वल होता है। अब इससे v को मेजर कर सकते हैं, v = nh/2π और mr को इधर ले लेंगे, है ना, 2π mr हो सकता है ऐसा, v = nh/2π mr। अब r के किसके इक्वल होता है, as we know that, अब हमें क्या पता है इसमें, जैसे हम जानते हैं कि अभी रेडियस का फॉर्मूला निकाला था हमने,
तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, r इजिकल टू एन स्क्वायर, क्या था इसमें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, क्या था 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसमें ना। तो v इजिकल टू क्या था इसमें, v इजिकल टू, इसको हम ऊपर ले लेंगे एन एच 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बचा हमारा 2 पाई एम, और ये क्या है इसमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बचेगा 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यदि इसको बैलेंस करें, हम बैलेंस करें मतलब जो इससे कट हो रहा उसको कट करते हैं, एन एच से एन एच कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल। अब जो बचेगा वो हम यहाँ लिखना है। तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा, अब क्या बचा इसमें 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई, अब स्क्वायर सॉरी 2 पाई बच गया होगा, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये बच गया। ठीक है, ये भी हम इसको कर सकते हैं इसमें, किसके लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। लेकिन इसको भी और इजी वे में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साथ लिखते हैं। कैसे, v इजिकल टू 2 पाई, पाई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और नीचे से प्लांक कांस्टेंट है ना, इनटू जेड अपॉन एन। हो सकता है एक ही क्वेश्चन। और दूसरा क्या होता है, जो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, यदि इन वैल्यू को हम इसे पुट कर दें तो होगा क्या, फिजिकल टू, इसमें एक कैलकुलेटेड वैल्यू आई हम पे, जिसको हम क्या कहेंगे 2.19 इंटू 10 टू पावर कितना, 10 टू पावर 6 होता है इसमें। ठीक है, 10 टू पावर 6 के इक्वल ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, इंटू एन अपॉन सॉरी जेड अपॉन एन, समझ रहे। तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला आता है इसमें, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इजिकल टू 2.19 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। तो हमें क्या करना है, अब यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें वेग निकालना है, उसकी वेलोसिटी हमें मेजर करनी है, तो हमें जेड क्या है न्यूक्लियर चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या, ये दोनों यदि हमें पता हो जाए तो हमें बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दो को ही हम क्या करेंगे कैलकुलेट करके हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकती किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अब इसमें एक चीज कंफर्म क्या होता है, क्या समझने लायक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, दिख रहा है इसमें। तो ये जो नोट करने वाली बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसमें, वो क्या होता है, इसमें एक दिख रहा है आपको v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होगा, z इंक्रीज होगा, तो उसी टाइम उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये इससे पता चल रहा हमें। ठीक है, ये क्या बोल रहा, इफ n इज सेम, यदि n की वैल्यू सेम है, कोषों की संख्या यदि समान है, तो जिसके लिए z का मान ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल हम पे है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता हाइड्रोजन हीलियम +1 होता, हीलियम लिथियम +2, बेरिलियम +3। तो अब इन तीनों के लिए जो होगा चार्ज ऑफ सेम, इसमें नंबर ऑफ सेल सेम है यदि, तो जिसके लिए जेड का मान ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा, उस एटम का जो वेलोसिटी होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ज्यादा होगी। अब देखो इसमें किसकी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, है ना। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, बेरिलियम में। अब इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल तो सेम है इनमें, एक ही सेल के हैं सब, एक ही कोष के हैं। तो अब जिसके लिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें इस पे कंफर्म हो। दूसरा में क्या कंफर्म हो रहा है इससे, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। कोषों की संख्या जितनी कम होगी
उसमें उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और ऊपर मैंने क्या कहा, ये नंबर ऑफ सेल सेम है तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब वही तो है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज देन वेलोसिटी इज डिक्रीज। ये पता चल रहा है इससे, ठीक है। तो मतलब क्या है, V1 V2 V3 एंड V4 एंड सो ऑन। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेल इज ग्रेटर देन सेकंड सेल इज ग्रेटर देन थर्ड सेल। मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, वेग, फर्स्ट सेल का वेग सबसे ज्यादा होगा। अब इस रिलेशन से जो दोनों रिलेशन है, इसमें हम एक फाइनल कंक्लूजन यदि निकालें तो इसमें क्या पता चलता है हमें कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, है ना। ये भी इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा उसमें, इनटू N2 अपॉन N1। कि जिस टाइम जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी उस टाइम। तो ये रिलेशन हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो हमने कैसे ड्राइव किया इसको, एंगुलर मोमेंटम से। MVR क्या है, MVR इज इक्वल टू कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, है ना, जो किसके NH/2π के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसी से ड्राइव किया NH/2πmr, ठीक है। और हमने जब रेडियस निकाली थी एटम की तो NH/2π क्या इसका नाम, N² अपॉन 4π² mZe² हमें वहां पे पता था। उसी की वैल्यू को हमने पुट किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फिर हमें एक इक्वेशन मिल गई थी जिसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर कर सकते थे। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिखा और इसको Z/n जो चेंज होगा उसमें उसको अलग लिखा। फिर इसको कैलकुलेट करके हमें एक वैल्यू ऑब्टेन होती है 2.19 × 10⁶ Z/n। किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है वेलोसिटी के लिए, जैसे रेडियस का फॉर्मूला ये है और दूसरा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उसमें, वो हमें ध्यान रखनी है। वही MCQ में कई बार पूछी जाती थी डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका नेक्स्ट क्या था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जब बात करें, एनर्जी की बात करते हैं तो ई टोटल जो होता है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है इसमें। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है mv² इज इक्वल टू Ze²/r। कौन सा पॉइंट था कि न्यूक्लियर के क्या उसका नाम, किसी भी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में दो बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत होते हैं। mv इज इक्वल टू Ze²/r। अब यदि दोनों साइड क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 Ze²/r हो जाएगा। और एज वी नो दैट 1/2 mv² इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। जो इसमें 1/2 होता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, और इसको क्या लिखेंगे हम,
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो काइनेटिक एनर्जी निकली, क्या निकल गई, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r निकल गया। कौन सी एनर्जी निकल गई, काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या कहा था, इस एक बार फिर से देखना, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एम बी स्क्वायर कौन सा, जब हमने बात की थी अभिकेंद्रीय बल की, सॉरी अपकेंद्रीय बल की, तो एम बी स्क्वायर होता है और एक अभिकेंद्रीय बल जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 एम बी स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी, हम उसी को लिखते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 2r हो गया, ये तो निकल गया यहाँ से। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब किससे, अनंत से, इनफाइनाइट से न्यूक्लियस की ओर आता है, तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क होता है, इसमें कुछ ना कुछ कार्य होता है, जो वर्क जो इक्वल होते हैं किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर आता है तो वह एनर्जी का लॉस करता है, वो क्या करता है, ई को लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है, मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है। इसीलिए जेड ई स्क्वायर अपॉन आर जो होता है ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, उसको हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन मैंने क्या कहा, जैसे जैसे न्यूक्लियस की क्लोज आएगा, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेंड होती है, तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी ऑब्टेंड हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और ये निकल गया माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अब होता क्या है इसमें, अब ई टोटल जो हम निकालेंगे, ई टोटल कुल ऊर्जा, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस किसमें, माइनस में जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगा। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 2r आएगा, आएगा। जब 2r जब इसमें आएगा, सॉरी इसके एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम जब लेंगे इसका तो होगा क्या, 2r हो जाएगा। तो ई टोटल बराबर निकल जाएगा हमारा कुल ऊर्जा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी हमें, ई टोटल के लिए निकल जाता है इसमें। अब जब ये निकल गया तो हमें पता आर की वैल्यू, आर जो होता, एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है सेम इसी को हम पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें पुट करेंगे उसकी वैल्यू किसमें, आर में, तो हम लिखते क्या है इसमें, ई टोटल इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और आर की वैल्यू करते हैं उसमें पुट, और आर की वैल्यू जो पुट करेंगे तो होगा कि इसको हम उल्टा लिख देंगे, कैसे, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसे लिखा, तो 2 1 2 2 2 4, सिर्फ इतना से कट हो सकता है, अदरवाइज हम पे और कुछ बैलेंस करने लायक इसमें नहीं है। तो हम करेंगे क्या, ई टोटल इज इक्वल टू जो आएगा जेड ई स्क्वायर, तो अब इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, जेड स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में कैसे, ई टोटल क्या होगा, जेड स्क्वायर, ई क्या होगा, ई की पावर 4, तो क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आता है भाई ई टोटल, ठीक है ना। तो यदि आपको यहीं पे छोड़ना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें,
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप ध्यान रखना, उसके बाद का रिएक्शन था। ठीक है, ये इक्वेशन था इसमें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी इसमें भी क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू था ये, जो कांस्टेंट वैल्यू इनको एक साइड लिखते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, ई टोटल इज इक्वल टू 2πm ई स्क्वायर हो जाएगा ना, 2π² m e⁴ अपॉन h², कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू क्या करेंगे, इनटू z² अपॉन n², z² अपॉन n² हो जाएगा, होगा। अब जो ये वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस में पूरा 2.18, कहीं पे आपको 18 दिखेगा और कहीं पे इसकी वैल्यू आपको 2.19 भी हो सकता है इसका। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻11 क्या होगा, z² n² अपॉन n², ये आएगा अर्ग पर एटम में। यूनिट ध्यान रखना भाई दोस्तों, यूनिट हमें यदि पता होगी, क्योंकि वैल्यू किसी में भी ये दे सकता है। दूसरा, ई टोटल इजकल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है ना, और 18 में जब होगा इंटू z² अपॉन n², और ये किस में आएगी वैल्यू, जूल पर एटम में। ये जो होगा जूल पर एटम में, दोनों यूनिट अलग अलग है। एक आ गया, एक थर्ड और आता है जो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये दोनों वैल्यू। और ये वैल्यू हमें कई बार पूछी जाती है, तो किसी भी ये बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर होती किसके। तो यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तीनों वैल्यू दे दे, इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो तीनों सही वैल्यू अपने आप में, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना। अर्ग पर एटम में होगा तो माइनस 2.18 इंटू 10⁻11 इंटू z² अपॉन n² होगा। और यदि दे रखा है जूल पर एटम में तो हमें ये वैल्यू रखनी है, और अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो 13.6 इंटू z² अपॉन n²। ये 3 वैल्यू हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये तो था हमारा किसी एटम की वेलोसिटी, उसका एनर्जी एंड उसकी क्या था फर्स्ट रेडियस, इन तीनों को इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। अब इसमें भी फिर वही कॉन्सेप्ट है कि ई टोटल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड नेगेटिव वैल्यू में है ना, तो क्या समझ सकते हैं इसमें जो होगा समझने लायक चीजें क्या है वो इसमें देखते हैं जरा फिर से। किसी भी एटम के लिए यह क्या है, एटम है, इसकी सेल है, इस तरीके से सेल होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा इसमें, ई टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव वैल्यू ऑफ z²। ई इंक्रीज होगा जैसे से नेगेटिव में मतलब डिक्रीज हो रहा है। कुल मिला के क्या था, z जितना इंक्रीज होगा ई टोटल उतना डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा ई टोटल की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी, एनर्जी उसकी घटती जाएगी। दूसरा क्या था, ई टोटल कुल ऊर्जा जो है नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ n। मतलब क्या है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो नेगेटिव में है। कुल मिला के यदि हम उसको समझे तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे n इंक्रीज होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी था, हमने क्या कहा था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस z² अपॉन r। ध्यान रखना आप वहां से, है ना। अब इन तीनों को मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस z² अपॉन r होती है गति स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अब क्या करेंगे, मैं इसको बनाने का मेरा मकसद क्या था कि जैसे जैसे ई टोटल इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा,
ई टोटल भी इंक्रीज होगा। और ई टोटल जैसे जैसे बढ़ेगा उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी जो होगा डिक्रीज होगा किसी एटम का, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? ई टोटल के। तो उसके लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। तो ये था आज के लिए जिसमें हमने तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस किया। ठीक है।